हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में हाइड्रोजन का प्रिपरेशंस के बारे में पढ़े। अब हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज़, आज के वीडियो में हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और हाइड्रोजन का न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर्स या एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। हाइड्रोजन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, आपको इसके बाद जैसे हम लोग पढ़ेंगे हाइड्राइड्स और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाता है, तो इसको नहीं पढ़ना है ऐसी बात नहीं है, एनसीईआरटी में है, पढ़ना है। इसका हमने क्वेश्चन भी कराया था जो एम्स और जेईई एडवांस तक में पूछे गए हैं। जब हाइड्रोजन एंड होगा तो उस समय फिर मैं क्वेश्चंस वो कराऊंगा। तो इस पर जैसे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर वीडियो के अंतिम में उतना क्वेश्चंस नहीं हो पाएगा, इसलिए जब हाइड्रोजन एंड होगा उसके बाद एक साथ हम ज़्यादा परिमाण में हाइड्रोजन का क्वेश्चंस देंगे। वो एज बिगिनर बॉक्स कहिए, एज सॉल्विंग, एज होमवर्क कहिए, उसको फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में तो दो तरह का प्रॉपर्टीज़ होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कलरलेस होता है, हाइड्रोजन का अपना कोई कलर नहीं होता, हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं होगा। हाइड्रोजन ऑर्डरलेस होता है, ऑर्डरलेस मतलब गंधहीन, इसका कोई गंध नहीं होता, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है ना। इसको पानी में घुला भी देंगे तो उसके बाद पानी पिएंगे तो उसके टेस्ट में कोई चेंज आएगा नहीं। हालांकि हाइड्रोजन वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है, तो स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन हेनरीज लॉ का यूज करके हाई प्रेशर पे कुछ हद तक हाइड्रोजन को घुला सकते हैं। अगर घुलाएंगे भी तो उस सॉल्यूशन का कोई टेस्ट नहीं होगा। ये हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है, इसमें बताया भी गया था कि शुरू में हाइड्रोजन को इन्फ्लामेबल एयर ही कहा गया था। अब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -259.2 माइनस में है और बॉइलिंग पॉइंट -252। ये बहुत कम हो गया। और ये गैस लॉज में भी पढ़े होंगे, जहाँ पर हम लोग जो वान डेर वाल इक्वेशन, डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम आइडियलिटी पढ़ते हैं, तो वहाँ जो हम लोग ग्राफ खींचते हैं, उसके बाद एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट है फॉर द लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, उसमें भी पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, इसकी वजह से उसका बॉयल्स टेम्परेचर कम होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है, उसी तरह से उसका इन्वर्सन टेम्परेचर भी बहुत कम होता है। ये सब पहले वो पढ़े होंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, गैस लॉज में, बिहेवियर ऑफ गैसेस में। तो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कम होना ये बताता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है। एक तो मॉलिक्यूलर मास कम है और H2 मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, इसी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम। इसलिए लिक्विड हाइड्रोजन अगर लेंगे तो लिक्विड हाइड्रोजन मतलब इससे कम टेम्परेचर होना चाहिए। तो लिक्विड हाइड्रोजन जहाँ कहीं भी होगा वो बहुत लो टेम्परेचर क्रिएट करने में मदद करता है। किसी जगह हम लोग को लो टेम्परेचर का इन्वायरमेंट चाहिए, तो वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग को लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको कहा जाता है क्या, वैसे सब्सटेंस को क्रायोजेनिक सब्सटेंस कहते हैं, क्रायोजेनिक सब्सटेंस।
क्रायोजेनिक सब्सटेंस मतलब क्या होता है, ये क्रायोस प्लस जेनिक, क्रायोस का मतलब होता है कोल्ड ठंडा, और जेनिक का मतलब प्रोड्यूसर, कोल्ड प्रोड्यूसर। तो लिक्विड हाइड्रोजन क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर को कम कर देता है, वहाँ इतना ठंडा हो जाता है वो, तो यानी कि ठंडा वातावरण क्रिएट करने के लिए हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, लिक्विड नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल होता है। तो ये सबको क्रायोजेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो ये क्रायोजेनिक सब्सटेंस हुआ, तो ये सब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या बताया, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेबल होता है, कंबसिबल होता है। तो हाइड्रोजन को हम लोग एयर के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो H2O बनेगा और बहुत ज़्यादा परिमाण में हीट प्रोड्यूस होगा। और ये जानते होंगे कि हाइड्रोजन का जो कैलोरीफिक वैल्यू है, कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड when 1 gram of the substance is burned completely in air, यानी हाइड्रोजन के 1 ग्राम को बर्न करें और दूसरे सब्सटेंस को बर्न करें तो हाइड्रोजन के 1 ग्राम बर्न करने में ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा। इसी वजह से हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल्स के रूप में मतलब माना जाता है, इसको फ्यूचर फ्यूल भी कहा गया है हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन एक अच्छा फ्यूल के रूप में यूज होता है। हाइड्रोजन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे तो H2 का 0 है और हाइड्रोजन का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 मैक्सिमम +1 होता है, और 0 में है तो 0 से -1 में भी जा सकता है, 0 से +1 में भी जा सकता है। इसलिए हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो जब रिड्यूसिंग एजेंट है तो वहाँ ऑक्सीडाइज होगा, मतलब H2 जो होगा या 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से H यहाँ प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, तो हाइड्रोजन तभी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हाइड्रोजन जितने भी नॉन मेटल्स है उसके साथ जुटकर उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर दिया और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ सल्फर, ये तो हैलोजेंस हो गया। उसी तरह हाइड्रोजन को कॉपर के ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन ये कॉपर से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर देगा और यहाँ CuO को रिड्यूस करके ऑक्सीजन हटाया, मतलब रिडक्शन, रिड्यूस करके कॉपर में कन्वर्ट कर दिया। हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन नॉन मेटल है, रिएक्ट करके अमोनिया प्रोवाइड किया, तो नाइट्रोजन को रिड्यूस कर दिया, यहाँ 0 या नाइट्रोजन का -3, 0 से -3 रिडक्शन हो गया। ये एल्कीन में हाइड्रोजन जुटेगा तो ये भी रिडक्शन है। तो लेकिन ये जो है इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, हाइड्रोजिनेशन। यही याद रखिएगा, ये जो हाइड्रोजिनेशन है, ये हाइड्रोजिनेशन, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेजिटेबल घी। जैसे डालडा होता है ना, वेजिटेबल घी, तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग अनसैचुरेटेड फैट, रिफाइन जो होता है, या सनफ्लावर ऑयल, ये जो तेल, ये अनसैचुरेटेड फैट है। अनसैचुरेटेड फैट वो लिक्विड होता है, उसका डेंसिटी कम है, वो लिक्विड होता है, और उसको निकेल या कुछ यूजफुल या सुइटेबल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या करते हैं हम लोग, सुइटेबल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हम लोग अनसैचुरेटेड फैट का हाइड्रोजिनेशन करते हैं, वो सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट होता है और सॉलिडिफाई हो जाता है। जो डालडा तो ऐसे कंपनी का नाम है, कंपनी है वो, लेकिन हम लोग मतलब वो इतना पॉपुलर है कि उसके अंदर जो सॉलिड जो होता है वो डालडा जिसको कह देते हैं हम लोग साधारण बोलचाल में, वो वनस्पति घी है, वो सॉलिड होता है, उसका डेंसिटी हाई है। और याद
रखिए, ये जानते हैं कि जो लो डेंसिटी फैट है वो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ज़्यादा हानिकारक नहीं है, हाई डेंसिटी वाला खतरनाक है। यानी जो अनसैचुरेटेड फैट है, रिफाइंड है, ये हम लोग के लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं है, लेकिन डालडा जो सॉलिड है वो हानिकारक है। तो ये लेकिन वो ज़्यादा टेस्टी होता है, उसका स्वाद उसमें बेहतर आता है। लेकिन है क्या, ये जो वनस्पति घी बनाया जाता है अनसैचुरेटेड फैट के हाइड्रोजनेशन से, तो हाइड्रोजन जोड़ा जाता है, या सुइटेबल कैटलिस्ट होता है निकेल या प्लेटिनम, ये सब के प्रेजेंस में ये रिएक्शन, हालांकि ये वो रिएक्शन नहीं है, इसी तरह का रिएक्शन होता है। ये अनसैचुरेटेड फैट में हाइड्रोजन जोड़ के सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करते हैं। पैलेडियम के जो कंपाउंड है उसको भी रिड्यूस करता है, +2 से 0 स्टेट रिडक्शन हो गया। तो इस तरह से हाइड्रोजन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, अभी बताए थे, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब होगा तब ये हाइड्रोजन H2 से किस पे, H- पे कन्वर्ट करेगा, 0 से -1 में कन्वर्ट करेगा। इसीलिए ये यानी मेटल में ही केवल जब हाइड्रोजन मेटल से रिएक्ट करता है वहीं पर हाइड्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसलिए लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, इन सब के साथ हाइड्रोजन को जब हीट करते हैं तो ये लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड बनता है। इस कैल्शियम हाइड्राइड को हम लोग हाइड्रोलिथ भी कहते हैं, और इसका यूज इंस्टेंट हाइड्रोजन प्रोडक्शन, मतलब इसमें वाटर अगर डालेंगे तुरंत हाइड्रोजन गैस बनेगा और प्योर हाइड्रोजन गैस बनेगा, तो उस हाइड्रोजन को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये प्रॉपर्टीज है इसका। हाइड्रोजन का यूज क्या है, अभी हम बताए थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाकर जब हम लोग जलाते हैं, बर्न करेगा, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है। तो ये जो हीट इवॉल्व होगा, इस हीट से मतलब टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि कोई मेटल को पिघला सकते हैं। इसलिए मेटल को वेल्डिंग करने में, वेल्डिंग पर्पस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का फ्लेम इस्तेमाल किया जाता है एक साथ। वो जो होता है ना एक ब्लोअर टाइप का, ऐसे जा और आग निकलता जाएगा ग्रिल के ऊपर से या लोहा के ऊपर से, ऐसे ले जाइए, कटता चला जाता है बिल्कुल। तो वो उसी तरह का, ये इतना ज़्यादा वो जलने के बाद इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा कि वो मेटल के ऊपर ले जाएंगे तो उसको गला देगा। तो और इसी वजह से जो ग्रिल ये सब बनता है तो एक दूसरे को वेल्डिंग करके जोड़ देते हैं। तो वेल्डिंग में क्या होता है कि ऐसे ये है और यहाँ पर, तो इसको भी यहाँ पर पिघला देंगे तो इसका लिक्विड ये दोनों में मिल जाएगा, मिल करके ये दोनों एक साथ जुट जाएगा। तो वेल्डिंग पर्पस में इसका इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर ये बहुत लाइटर होता है एयर से, इसलिए ये बैलून में भरने में, जो ऊपर उड़ जाता है बैलून, गैस बैलून होता है ना जो ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं, ऊपर चला जाता है, और साथ में एयरशिप्स जो इसमें जो एयरशिप जो होता है, जो कोई क्रिकेट मैच चल रहा है तो ऊपर में वो उसमें हवा भरा हुआ होता है, वो जहाज जैसा, और ऊपर घूमता रहता है, और वहाँ से उसमें कैमरा सेट रहता है, वहाँ से नीचे का फोटो वो लिया जाता है पूरा स्टेडियम का। तो वो एयरशिप साथ में मिलिट्री पर्पस पे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले जाने में भी ये एयरशिप्स का इस्तेमाल होता है। और जो ऊपर रखता है हवा में, उसका ये हाइड्रोजन और हीलियम भरा हुआ रहने के वजह से। इसमें भी एक न्यूमेरिकल बनाए होंगे गैस लॉज में, पेलोड करके, तो ये पेलोड के हिसाब से ही कि हाइड्रोजन और हीलियम भरा और एक बड़ा सा बैलून में भर दिए मान लीजिए, और बैलून का कितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम वो एयर को डिस्प्लेस करेगा। तो एयर का वेट और इसका वेट का जो डिफरेंस होता है वो पेलोड होता है, उतना वेट लेकर वो
उड़ सकता है। तो इसीलिए एक बड़ा सा बैलून में या ये जहाज जैसा एक बनाकर उसके अंदर अगर हाइड्रोजन हीलियम भर दें तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में, तो उसका जो वेट होगा और जितना एयर को डिस्प्लेस किया उसका जो वेट होगा, दोनों का डिफरेंस उस एयरशिप का पेलोड होगा और क्या हो जाएगा, उतना वेट वो नीचे से उठा कर ले जा सकता है। मान लीजिए एयर डिस्प्लेस किया जितना, उसका वेट हो गया मान लीजिए 1000 kg, और उसके अंदर जो गैस भरा हुआ है उस एयरशिप में, उसका वेट हो गया मान लीजिए 100 kg। तो डिफरेंस कितने का हुआ, 900 kg। इसका मतलब वो 900 kg एग्जैक्ट तो नहीं, उससे थोड़ा कम वेट लेकर के, उतना वेट लेकर के वो उड़ सकता है और एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो एयरशिप उसमें, ये मिलिट्री पर्पस में इसका इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर रॉकेट ईंधन के रूप में भी यूज होता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है। इसको हम लोग यूज करते हैं अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग में। अमोनिया एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर बनाने में हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा भी था कि वेजिटेबल घी, डालडा बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। और हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर उत्पन्न करने में भी हाइड्रोजन का यूज होता है। तो ये हो गया हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, कि आइसोटॉप्स के बारे में पहले भी बताया हुआ है कि वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट होता है, उसको आइसोटॉप्स कहते हैं। तो लगभग पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें 20 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका आइसोटॉप नहीं होता, उसको मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट कहते हैं, और बाकी सारे एलिमेंट्स का आइसोटॉप होता है। तो उसमें से हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप्स होता है वो बाकी और एलिमेंट के आइसोटॉप से ये डिफरेंट है। इसमें हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप है जिसके लिए अलग सिंबल का इस्तेमाल होता है, बाकी और किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप के लिए अलग सिंबल हम लोग यूज नहीं करते। तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप कौन कौन है, प्रोटियम या जो नॉर्मल हाइड्रोजन, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, दूसरा ड्यूटेरियम या इसको हेवी हाइड्रोजन कहते हैं, तीसरा ट्राइटियम या बीटा एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। देखिए प्रोटियम का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1, और ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 2। इसको H से, ड्यूटेरियम को D से हम लोग सिंबलाइज करते हैं। ये हेवी हाइड्रोजन हुआ ड्यूटेरियम, और ये ट्राइटियम एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 3 होता है, और इसको T से सिंबलाइज करते हैं। ये बीटा एक्टिव हाइड्रोजन क्यों हुआ कि यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा, अगर यहाँ न्यूट्रॉन इसमें प्रोटियम में 0, यहाँ 1, कैसे न्यूट्रॉन निकालते हैं, इससे इसको माइनस करके, तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, या 3 - 1 2 न्यूट्रॉन, यहाँ 0 न्यूट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन, यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन। तो इसमें जो न्यूट्रॉन का नंबर है वो प्रोटॉन से ज़्यादा है, और न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन से ज़्यादा हो और साथ ही साथ न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो अगर 1 से ज़्यादा हो तो वो रेडियो एक्टिव हो जाता है, उसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता और वो बीटा पार्टिकल निकालने लगता है, उसके न्यूक्लियस से बीटा निकलने लगते हैं, इसलिए इसका नाम है बीटा एक्टिव हाइड्रोजन। यानी ट्राइटियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, ये स्टेबल नहीं होगा, रेडियो एक्टिव है। तो रिलेटिव एबंडेंस
तो आइसोटॉप 3 है और एबंडेंस क्या होता है स्टेबिलिटी के आधार पर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोटियम है, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोटियम, तो इसका परसेंटेज 99.98 और 984। इसका ये कम स्टेबल है इसकी तुलना में, तो यहाँ 0.016। और ये तो रेडियो एक्टिव है, ये बहुत कम, नेग्लिजेबल, 10⁻⁻15 जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजेबल है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट ही करते हैं। तो स्टेबिलिटी के टर्म में अगर लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोटियम, ड्यूटेरियम भी स्टेबल होता है, रेडियो एक्टिव नहीं होता, लेकिन ट्राइटियम अनस्टेबल। ये कैसा होता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये न्यूक्लियस इसका टूट करके बीटा पार्टिकल इमिट करता है। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हुए। अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टी आइसोटॉप्स का, तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम H2D2T2, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, देखिए मॉलिक्यूलर मास अगर लेंगे तो 2 होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास तो 4 हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास 6। तो मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो हमने मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू लिख दिया है, लेकिन आपको ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये तो 259 है, ये 252, इससे तो ये कम हुआ, एक्चुअली इसके पहले माइनस साइन है, माइनस साइन, इसलिए ये इससे ये ज्यादा, इससे इसका ज्यादा। वैसे ही बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम हाइड्रोजन का, उससे ड्यूटेरियम का ज्यादा, ट्राइटियम का भी उससे ज्यादा होगा। बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें, जो बॉन्ड लेंथ कौन, HH, अगर यहाँ HH हो, DD हो, TT हो, तो यहाँ HH बॉन्ड लेंथ ये 74, DD बॉन्ड लेंथ भी 74 पिकोमीटर PM, और TT भी 74, यानी तीनों में बॉन्ड लेंथ सेम है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी यानी बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा वो सबसे ज्यादा ट्राइटियम में लगेगा और इसमें कम, और HH में सबसे कम होगा। ये एक कंसेप्ट है और इसी पर बेस्ड आगे हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ऐसे ये यहाँ एक एटम है, एक एटम यहाँ है, 2 एटम है, दोनों एटम के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है, मॉलिक्यूलर एक्सिस के अलोंग बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, तोड़ने में जो एनर्जी देना पड़ेगा वो बॉन्ड एनर्जी होगा, तो तोड़ने में एनर्जी दे रहे हैं। तो होता क्या है, पहले जब एनर्जी मिलता है, एनर्जी मिलते ही ये जो एक्सिस होता है उसके बाद ये जो एटम है, ये एटम क्या होगा, वाइब्रेट करता है। पहले जैसे होता है ना, कोई मजबूत धागा को तोड़ते हैं तो डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसे लपेट के ऐसे करते थे, अचानक जोर से करते हैं टूट जाता है। वैसे कोई तार है उसको तोड़ना है, पतला तार, तो ऐसे बार बार ट्विस्ट करते करते फिर ऊपर नीचे करते करते टूट जाता है। तो वैसे ही यहाँ एक एटम, ये एक एटम, यहाँ पर एक बॉन्ड है। अब यहाँ एनर्जी देंगे, तो एनर्जी देंगे तो ये एटम क्या होता है, वाइब्रेट करने लगेगा पहले, और वाइब्रेशन में जो एनर्जी लगता है उसको नल एनर्जी कहते हैं। तो ये एनर्जी देना पड़ेगा और तब वो क्या हो जाएगा, वो वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करते करते धीरे टूट जाएगा। तो अब बताइए, यहाँ हाइड्रोजन हो, ड्यूटेरियम हो, ट्रिटियम हो, तो बताइए तीनों में सबसे भारी कौन, ट्राइटियम। ट्राइटियम यानी कि उसको वाइब्रेट करने में कहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ट्राइटियम में, इसलिए बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, ट्राइटियम का। तो इसलिए ट्राइटियम में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तब वो बॉन्ड टूटेगा, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन में वो बॉन्ड वो सबसे पहले टूटेगा। ये इसीलिए ऐसा एक कंसेप्ट ही है कि कार्बन हाइड्रोजन
कार्बन ड्यूटेरियम और मान लीजिए कार्बन ट्राइटियम, ये तीनों बॉन्ड बनाया तो ये बॉन्ड सबसे मजबूत होगा, ये वीक और ये सबसे वीक होगा। मतलब आइसोटॉप के केस में जो हेवियर आइसोटॉप है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है विथ रिस्पेक्ट टू द लाइटर कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द एक्सप्लेनेशन लाइज इन null energy, means the energy required to vibrate the atoms about the molecular एक्सिस। मॉलिक्यूलर एक्सिस के अबाउट एटम को वाइब्रेट करेंगे तब टूटेगा, उस वाइब्रेशन में जो एनर्जी लगेगा तो हेवियर आइसोटॉप में एनर्जी ज़्यादा लगेगा, इसलिए उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ। अब हम लोग इसके कुछ और प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं और फिर आइसोटॉपिक इफेक्ट पढ़ेंगे। आइसोटॉपिक इफेक्ट, ये आइसोटॉपिक इफेक्ट क्या है? आइसोटॉप के वजह से किसी चीज में जो असर पड़ता हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइसोटॉपिक इफेक्ट। तो आइसोटॉप के वजह से सब्सटेंस के फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में या दोनों प्रॉपर्टी में जो भी असर आएगा, जो भी चेंज आएगा, उसको क्या कहेंगे? आइसोटॉपिक इफेक्ट। यानी द चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू आइसोटॉप्स इज कॉल्ड आइसोटॉपिक इफेक्ट। जैसे हम लोगों ने लिया था H2, D2, T2, इन सब में क्या हुआ कि इन सब का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था। तो अलग अलग क्यों है वहाँ? आइसोटॉप के वजह से। तो आइसोटॉप की वजह से फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी में जो भी चेंजेज आते हैं उसको क्या कहते हैं? आइसोटॉपिक इफेक्ट कहते हैं। तो आइसोटॉपिक इफेक्ट होता किस वजह से है? तो मास के वजह से। आइसोटॉप का तो एटॉमिक नंबर सेम रहता है। आइसोटॉपिक इफेक्ट मास की वजह से ऑब्जर्व होता है और मास पर डिपेंड करता है कौन? फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसलिए इन आइसोटॉपिक इफेक्ट मैक्सिमम डिफरेंस इज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉट इन केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में मिनिमम डिफरेंस होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस उसमें ज़्यादा होंगे, बिकॉज आइसोटॉपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व ड्यू टू डिफरेंट इन मास नंबर, और वी कैन से डिफरेंट इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर में डिफरेंस की वजह से ये डेवलप होता है, और मास नंबर पर केवल फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। इसलिए आइसोटॉपिक इफेक्ट ये मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज में ऑब्जर्व होता है, उसमें ज़्यादा होगा, केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत का अंतर होगा। तो आइसोटॉपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व मेनली इन आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये आइसोटॉप तो सबका होता है, बताए कि पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट है उसमें लगभग 20 एलिमेंट को छोड़ दिया, यानी बाकी 98 एलिमेंट में आइसोटॉप्स होता है। तो सब जगह ऑब्जर्व होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन में होता है। क्यों? तो देखिए, अगर मान लीजिए हम क्लोरीन लिए तो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, इसमें मात्र 2 का अंतर है, और 35 से 37 हुआ 2 बढ़ा तो परसेंटेज बहुत कम होगा। लेकिन हाइड्रोजन में क्या होगा? 1 और ड्यूटेरियम में 2, ट्राइटियम में 3, तो 1 से 2 डबल हो गया, 1 से 3 ट्रिपल हो गया। ऐसा और किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप में आपको नहीं मिलेगा कि उसका मास नंबर डबल हो रहा हो। सिर्फ हाइड्रोजन में मास नंबर डबल हो जाता है, इसलिए प्रॉपर्टीज में डिफरेंस मैक्सिमम हाइड्रोजन के आइसोटॉप में ही पाया जाता है। इसलिए कह सकते हैं आइसोटॉपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व मेनली इन द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। बाकी और एलिमेंट में ऐसा नहीं होता, वो बहुत नेग्लिजिबल है, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज इन मास नंबर बहुत कम होता है, लेकिन हाइड्रोजन में परसेंटेज इंक्रीज इन मास नंबर ज़्यादा होता है। अब हम लोग एक और पढ़े
इसके पहले बताए थे कि अगर कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम, कार्बन ट्राइटियम बॉन्ड लें, तो जब एक ही एलिमेंट इन डिफरेंट आइसोटॉप के साथ बॉन्ड बनाए तो जो हेवीएस्ट आइसोटॉप है उसके साथ बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो ये बॉन्ड तो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। इस वजह से क्या होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, इसलिए यहाँ तो केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाएगा, यहाँ केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा। अगर कोई रिएक्शन दे जहाँ CH बॉन्ड टूटता हो, CD बॉन्ड टूटता हो, CT बॉन्ड टूटता हो, तो यहाँ रिएक्शन जल्दी हो जाएगा, यहाँ रिएक्शन कम होगा, स्लो होगा। तो रिएक्शन के रेट में अगर फर्क पड़ जाता है आइसोटॉप के वजह से, तो रेट से रिलेटेड केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। और उस वजह से अगर प्रॉपर्टीज में इफेक्ट हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट। यहाँ तो ये बस ऐसे हम बता रहे हैं काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट, लेकिन इसका डिटेल यूज होगा इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट क्या हुआ, द डिफरेंस इन द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू आइसोटॉप्स इज कॉल्ड काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट। तो जैसे यहाँ CH4 और यहाँ CD4, इसमें रिएक्शन है, यहाँ CH बॉन्ड टूटा, यहाँ CD बॉन्ड, तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन स्लो हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ CH बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ CD बॉन्ड टूट रहा है। तो ये हुआ काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट। इसके अलावा और जैसे बताए थे कि आइसोटॉप का इस्तेमाल होता है रिएक्शन के मैकेनिज्म को पता करने के लिए, वो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी डिटेल से काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। एलोट्रॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, या तो इसको एलोट्रॉप्स कहेंगे या इसको न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर भी कहते हैं। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन जो होता है वो नेचर में एज ए मिक्सचर एग्जिस्ट करता है। इसमें दो फॉर्म होते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। तो ये ऑर्थो हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे ये दो हाइड्रोजन का एटम है, ये दोनों का न्यूक्लियस है, ये तो जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करेगा, और न्यूक्लियस में भी स्पिन होता है, न्यूक्लियस भी मूव करेगा। तो न्यूक्लियस का स्पिन, तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में जुटकर H2 मॉलिक्यूल बनाया। इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का स्पिन तो हमेशा अपोजिट होगा, क्योंकि दोनों का स्पिन अपोजिट होगा तभी बॉन्ड बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन तो अपोजिट होगा, लेकिन न्यूक्लियर स्पिन जब सेम होगा उसको ऑर्थो हाइड्रोजन कहेंगे। न्यूक्लियर स्पिन जब अपोजिट होगा उसको पैरा हाइड्रोजन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमेशा अपोजिट होगा, लेकिन न्यूक्लियस का स्पिन अगर सेम तो ऑर्थो हाइड्रोजन, अगर अपोजिट तो पैरा हाइड्रोजन होगा। ये दोनों को एक दूसरे का हम लोग न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर भी कहते हैं इन दोनों को। इन दोनों में जहाँ तक स्टेबिलिटी का सवाल है, नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर पे ऑर्थो हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल होता है पैरा हाइड्रोजन से, क्योंकि ऑर्थो हाइड्रोजन में न्यूक्लियर स्पिन दोनों सेम डायरेक्शन में होने से इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इसका नहीं होता। पैरा हाइड्रोजन कम स्टेबल है नॉर्मल टेम्परेचर पर, और ऑर्थो हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल है, और इसीलिए पैरा हाइड्रोजन में नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑर्थो हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने का एबिलिटी होता है, लेकिन पैरा का ऑर्थो में कन्वर्ट करने का ये टेंडेंसी, पैरा का ऑर्थो में कन्वर्ट करने का टेंडेंसी होगा, और ऑर्थो का पैरा में कन्वर्ट करने का टेंडेंसी नहीं होगा, बहुत कम। और इसमें अगर हम लोग देखें टेम्परेचर के हिसाब से जो बताया गया कि रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोजन ये और पैरा हाइड्रोजन का रेशियो
3:1 होता है। लेकिन जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से नीचे हम लोग लाते हैं 300 केल्विन से, जैसे जैसे नीचे लाएंगे, नीचे लाते जाएंगे, इसमें क्या होगा, ऑर्थो का परसेंटेज कम होता जाएगा, पारा का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। और जब टेम्परेचर लगभग 20 केल्विन पहुंच जाएगा उस समय वो हम लोग को प्योर वो पारा हाइड्रोजन मिलेगा। यानी पारा हाइड्रोजन सिर्फ लोअर टेम्परेचर यानी 20 केल्विन कह सकते हैं -253 डिग्री सेल्सियस पर वो स्टेबल हो पाता है। रूम टेम्परेचर पर ऑर्थो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे इधर टेम्परेचर लें, इधर टेम्परेचर और इधर हम लोग ऑर्थो पारा रेशियो अगर लें तो ये लगभग टेम्परेचर, ये यहाँ पर अगर टेम्परेचर लिया गया है तो ये लगभग 20 पे, ये जो इसका इस तरह से ऐसे ये इस तरह से ग्राफ आएगा और यहाँ पर लगभग ये रूम 300 केल्विन, और इससे ऊपर जैसे जैसे जाएगा ऑर्थो पारा रेशियो कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर जैसे जैसे घटाएंगे ऑर्थो पारा रेशियो घटेगा, यानी ऑर्थो का अमाउंट घटेगा, पारा का अमाउंट बढ़ेगा। इसमें दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है ऑलमोस्ट, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी इसका सिमिलर है। जो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर लीजिएगा इन दोनों में, इससे इसका थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है। और दूसरा हम लोग कह सकते हैं इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा, और साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे थोड़ा स्लाइटली 0.15 जो होता है उतना कम होता है। तो वो बहुत का डिफरेंस होता है। केमिकली सिमिलर है, यहाँ पर अंतर है न्यूक्लियर स्पिन में, इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट में ये डिफरेंस आ जाता है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब न्यूक्लियर स्पिन सेम होगा तो ऑर्थो, न्यूक्लियर स्पिन ऑपोजिट होगा तो पारा आइसोमर होगा। इन दोनों को एक दूसरे को न्यूक्लियर स्पिन आइसोमर कहते हैं। तो ऑर्थो हाइड्रोजन, पारा हाइड्रोजन, इन दोनों की जहाँ तक स्टेबिलिटी की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर ऑर्थो हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल, पारा कम। रूम टेम्परेचर पर पारा में और पारा हाइड्रोजन में ऑर्थो हाइड्रोजन तक जाने का एबिलिटी होता है। ये दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। मैग्नेटिक मोमेंट में यह अंतर हो जाएगा। दोनों का स्पिन सेम, तो एक हाइड्रोजन का जितना होगा उसका डबल मैग्नेटिक मोमेंट होगा, लेकिन पारा हाइड्रोजन में ऑपोजिट होने से मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, इसलिए इसका जो न्यूक्लियस की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट पैरा फॉर्म का 0 होगा। और टेम्परेचर चेंज होने से इसके परसेंटेज में फर्क पड़ सकता है। तो जैसे नॉर्मल टेम्परेचर यानी 300 केल्विन या उससे आगे अगर जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर ऑर्थो, इसका जो रेशियो यहाँ पर होगा, इसको ऐसे अगर लेंगे यहाँ पर ये जो रेशियो होगा ये 3 हो जाएगा ऑर्थो। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा ये रेशियो कम होता जाएगा, मतलब ऑर्थो का परसेंटेज कम होता जाएगा, पारा बढ़ता जाएगा। यानी ऑर्थो और पारा मिक्सचर में हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है। टेम्परेचर जैसे जैसे घटेगा तो वो ऑर्थो पारा में कन्वर्ट होता जाएगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा पारा ऑर्थो में कन्वर्ट होता चला जाएगा। और 300 के बाद वो रेशियो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। और जब टेम्परेचर लगभग 20 केल्विन तक आ जाता है तो ऑर्थो पूरी तरह से पारा में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए दोनों को सेपरेट अगर करना हो तो हम लोग कहते हैं क्या, उस हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम एक्टिवेटेड चारकोल से होके पास करेंगे। किस टेम्परेचर पे? 20 केल्विन पे, जिसमें
एक्टिवेटेड चारकोल वो केवल पारा हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा, ऑर्थो को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो एक्टिवेटेड चारकोल पारा हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया और ऑर्थो जो भी थोड़ा बहुत था वो अलग हो गया। और अब उस चारकोल को अलग करके फिर उससे अगर हम लोग प्रेशर को कम करें तो वहाँ से हाइड्रोजन फिर निकलने लगेगा, पारा हाइड्रोजन। इस तरह से ऑर्थो और पारा हाइड्रोजन को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोजन और पारा हाइड्रोजन के बारे में। अब हम लोग इसमें अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द हाइड्राइड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड, मॉलिकुलर हाइड्राइड, पॉलीमेरिक हाइड्राइड, ये डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में।